खालिद साहब, एक जगह आपने लिखा है कि व्याकरण की किताब में मैंने काल के तीनों रूपों में स्वयं को तलाश किया और हर रूप में स्वयं को अनुपस्थित पाया। ये जो तलाश है, अस्तित्व की तलाश, जहाँ से धर्म दर्शन की बातें उठती हैं, ये कहाँ जाकर पूरी होंगी? अब ये देखिए, तलाश ही सबसे बड़ी चीज होती है। पता नहीं लगता है, कोई मंजिल कोई चीज नहीं है, रास्ते हैं। ये वो रास्ते हैं, अस्तित्व के रास्ते, वो रास्ते हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे। हमको ये लगता है कि एक दिन मंजिल आएगी, लेकिन वो जो मंजिल होती है वो एक छोटा सा पड़ाव होता है। एक बहुत बड़ी यात्रा का एक वो पड़ाव होता है, और उस पड़ाव के बाद मैं तो मृत्यु को भी उसी तरह देखता हूँ ना। ये बात वही है, अपने आप को तलाश करने वाली बात। के मृत्यु को मैं ये मानता हूँ कि वो जीवन का फुल स्टॉप नहीं है। जैसे अगर जीवन का अगर कोई एक वाक्य है जो कि लिखा गया है, अगर जिंदगी एक जुमला है और हमने उसको लिखा है, तो मृत्यु उसका फुल स्टॉप नहीं है। मृत्यु कामा है, कामा लगाइए और फिर आगे बढ़िए। मैं नहीं लिखूंगा, कोई और लिखेगा। हर लेखक का लिखा हुआ ओपन एंडेड होता है। कोई टेक्स्ट ऐसा नहीं है जो अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। तो मृत्यु भी मतलब चलने वाली चीज है, जिंदगी के साथ साथ चलने वाली चीज है। जिस दिन पैदा होते हैं उस दिन मृत्यु साथ में पैदा हो जाती है, उसी दिन साथ में दोनों का जन्म होता है। लेकिन बनाते हम उसको कहीं बहुत आगे जाके हैं। खालिद साहब, ये आपको नहीं लगता कि आप जो धार्मिक विचार हैं पूरी दुनिया में, हिंदू धर्म दर्शन को छोड़ के, जहाँ पुनर्जन्म की परिकल्पना है, लगातार जीवन और निरंतर चलता रहता है मोक्ष की प्राप्ति से पहले तक, तो कहीं न कहीं दुनिया के बड़े धर्मों के विचारों का जो उनका मूल स्वर है उसका अतिक्रमण कर रहे हैं अपने लेखन से, जब आप ये कह रहे हैं कि मृत्यु जो है वह एक कामा है? जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। देखिए, हमारे यहाँ उर्दू लिटरेचर में तो हमारे शायरों ने इसको बहुत बार बरता है। मतलब मीर ने बरता है और गालिब ने बरता है। मौत एक मानगी का वक्फा है, यानी आगे चलेंगे दम लेके, यानी आगे चलेंगे दम लेके, थोड़ी देर का ठहराव है। देखिए, ये सारी मतलब ये जो बहसें हैं ये इतनी यूनिवर्सल हैं कि ये धर्म तक ही टिकी हुई नहीं है, बल्कि हर धर्म की परिधि पे जो दार्शनिक विचार होते हैं या जो थिंकिंग वाइज होती है, ये उसमें आ रहे हैं सवाल। मृत्यु के, जीवन के, अस्तित्व के बारे में कहा जाता है कि ये अपने अंदर से उभरते रहने की एक लगातार कोशिश है। और ये कहते हैं कि चेतना है, लेकिन चेतना एक ढलान है, और आप चेतना की ढलान पे खड़े नहीं हो सकते, आपको फौरन फिसलना होगा। क्योंकि जो समय है ना, ये बात भी पहले, मतलब सबसे पहले पूरी दुनिया को बुद्ध ने समझाई है कि क्षणिकवाद। उनका तो पूरा दर्शन में जो है वो एक पूरा चैप्टर उनका क्षणिकवाद पे है कि सब कुछ जो है वो एक क्षण है। अब यूनान में फिलासफर पैदा होता है उनके 50 साल बाद, हेराक्लिटस, और हेराक्लिटस इसी बात को ऐसे कहता है, यू कांट टेक बाथ ट्वाइस इन द सेम रिवर। तुम एक ही नदी में 2 बार नहीं नहा सकते, क्योंकि उतनी देर में पानी बदल जाता है। तो ये तो बुद्ध बोल रहे हैं वहां पे। तो मुझे ये नहीं लगता कि बुद्ध वहां तक पहुंच गया था, बुद्धिज्म उसका उन्होंने असर लिया होगा। मेरा मानना यह है कि दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं आपको एक जैसे विचार वाले लोग कभी ना कभी मिलते जरूर है, मिलेंगे जरूर। वो आपका मुकद्दर है, जीवन में ही मिलेंगे वो आपको, एक जैसे सोचने। अब कभी भी मिले, वो हो सकता है आखिरी सांस पे मिले, लेकिन आपकी तरह का कोई आदमी, आपके जहन का, आपके टेम्परामेंट का, आपकी तरह का कोई आत्मा कह लीजिए, वो मिलेगी जरूर। क्योंकि वो परमात्मा ने एक अकेला आपको नहीं बनाया, आप जैसे हजारों बनाए, आप जैसा ही दिमाग हजारों के पास बनाया है। और जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट जिसको हम कहते हैं, ये मतलब आख्यान, ये आख्यान क्या है? ये आख्यान एक बहुत बड़ा एक आख्यान है जिसमें हम कुछ परम्यूटेशंस और कुछ कॉम्बिनेशंस करते रहते हैं और अपना एक लैंग्वेज का खेल खेलते रहते हैं। और इसी लैंग्वेज के अंदर मेरी फीलिंग इसलिए होती है, जो मैंने कहा कि हर ज़माने में मैंने अपने आप को तलाश किया कि मेरी ज़बान की जो सीमाएं हैं वही मेरे ही वजूद की सीमाएं हैं। क्या बात है, क्या बात। द लिमिटेशंस
ऑफ माई एग्जिस्टेंस आर द लिमिटेशंस ऑफ माई लैंग्वेज। मैं लैंग्वेज से बाहर कुछ कह ही नहीं सकता। ये है। क्या बात है, क्या बात है। मैं अगर पूछूं कि खालिद साहब के ऊपर किस दर्शन का सबसे अधिक, क्योंकि बार बार आप बुद्ध की बात कर रहे हैं, दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक, मतलब वो आपका विषय रहा है, और साहित्य, उर्दू साहित्य, हिंदी साहित्य, पाश्चात्य साहित्य, रशियन साहित्य, मतलब जो कुछ भी लिखा गया है, आप लगातार पिछले कई दशक से वो उसको न केवल बाँच रहे हैं, मतलब न केवल उसको पढ़ रहे हैं बल्कि लिख भी रहे हैं, तो वो ध्वनित हो रहा है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि आप किस दर्शन से अधिक प्रभावित हैं, और आपका लेखन तो निश्चित रूप से उन सबका समुच्चय है। एक तो मुझे ये बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करके कि आपके जो सवालात हैं मुझसे, आज सवालात हैं या जो बातचीत हैं वो बहुत डिफरेंट हैं, क्योंकि पिछले 2-3 साल से लगातार ऐसी चीज़ें चल रही हैं मेरे साथ। तो लोग साहित्य को लेके आइसोलेशन में सवाल मुझसे करते हैं, ब्रैकेट में रख देते हैं लिटरेचर को कहीं या भाषा को कहीं। आपने चूंकि बार बार आप मुझे मेरी पहली मोहब्बत की याद दिला रहे हैं जो कि दर्शन शास्त्र है, तो छोड़ के इधर आया ना। तो आप बार बार मुझे उधर क्योंकि ले जा रहे हैं। मुझे ऐसा ही आपको पढ़ते हुए भी महसूस होता रहा है, और मुझे ये पहले से दिमाग में था मेरे कि जब भी मैं आपको पकड़ूंगा आपको पूछूंगा जरूर ये सवाल कि मैं जिस तरह से आलोचक आपको बहुत ही रुक्ष ढंग से मैं कहूँगा, मुझे क्षमा करेंगे जो भी लोग खालिद साहब पर लिखे हैं, निश्चित रूप से उनकी मोहब्बत है तभी उन्होंने लिखा है। लेकिन मुझे हमेशा आपकी किताबों को पढ़ते हुए भी, और जो आप बताते हैं आपसे अभी बातचीत में, मुझे आप दार्शनिक ज़्यादा लगते हैं, बजाय इसके कि ये कहा जाए कि प्रोफेसर खालिद जावेद उर्दू के बड़े साहित्यकार हैं, कथाकार हैं। ये बहुत छोटा करता है आपको कहीं न कहीं, मुझे लगता है आप उससे कहीं बड़े हैं। अब ये तो नहीं जानता, लेकिन मैंने कहा जब मैंने दर्शन शास्त्र पढ़ा था, जब मैंने फिलॉसफी पढ़ी थी, तो और जब मैंने फिलॉसफी पढ़ाई थी उसको आज छोड़े हुए 30 साल हो रहे हैं जी। तो ये वो जमाना है जब आतिश जवान था तो फिलॉसफी मैंने जवानी में पढ़ी या पढ़ाई जी। वो साथ साथ चलती आई, और अब बुढ़ापे में साहित्य मेरे पीछे पड़ गया है अपने एक ऑक्टोपस की तरह। तो अब मेरी समझ में आता ही नहीं कि मैं उसे छोड़ूं, वो है ना, या इसको। तो मैं उसका तरीका यही है कि मतलब वो दोनों पानी मिला लो भाई, जो मैंने अभी जवाब दिया आपको कि वो दोनों पानी मिला लो, थोड़ा सा आबे हयात जो है उसको जहर में मिला लो और सोचो कि क्या बनती है कोई चीज़। तो इसीलिए मेरी चीज़ों में आपको लगता होगा भाई बहुत डार्क है, बड़ा डिस्टोपियन लिटरेचर है ये, लेकिन वो आता वहीं से है जो आपके लेकिन मैं ये भूलूंगा नहीं जो आपने मुझसे सवाल किया था, मैं उसका जवाब दे दूं। मैं इधर उधर जो हूँ वो बात ज़्यादा नहीं ले जाऊंगा। आपने सवाल किया था कि किस दार्शनिक से या किस दर्शन से, तो एक तो बुद्ध से, नेचुरली बुद्धिज्म से सबसे ज़्यादा। लेकिन ये देखिए, ये जो मुतासिर होना होता है ये साहित्य में ऐसे नहीं आता है कि एज इट हमने उठा के बुद्ध की फिलॉसफी या बुद्ध के दर्शन को उठा के रख दिया और कोई भी डिकोड कर ले, ऐसा नहीं हो सकता है। आर्ट का काम तो हमेशा ये है कि वो रियलिटी को थोड़ा सा उल्टा करके दिखाएगा, थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करके दिखाएगा। अगर जो बिल्कुल जो सामने का रियलिज्म है, जो अखबारों में हम देख रहे हैं या जो हम लेखों में अपने देख रहे हैं राइटिंग में, अगर वो ही अदब में आ गया तो उसकी ज़रूरत क्या है? फिर तो अदीब का काम मुंशी का काम हो जाएगा। वो तो फिर तो मुंशी की तरह वो मकानों के कागजात की किताबत करता फिरेगा, रजिस्ट्री लिखेगा। वो फिर लेखक और आर्टिस्ट कैसे होगा? आर्टिस्ट होगा नहीं। तो उस सबको डाइल्यूट करना पड़ता है। मतलब जैसे अब खिचड़ी पकती है ना, अगर वो कच्ची खिचड़ी रह जाए तो मालूम है दाल नहीं गली है, या चावल कर रह गए, या बघार सही नहीं लगा है। वो नहीं बनाइए तो आप ऐसा बनाइए कि वो जो मजमुआ है पूरा, वो जो दर्शन है वो साहित्य में घुल मिल जाए। जैसे दूध में पानी मिल जाता है, पता कहाँ लगता है? दूध का पानी मिला हुआ तो नहीं लगता ना, रंगीन नहीं होता ना वो दूध। मतलब जितना पानी डालो वाइट होता है। तो बड़े से बड़ा लैक्टोमीटर ये नहीं बता सकता कि इसमें पानी की तादाद कितनी है। इसलिए अपनी ये जो इंस्टीट्यूशनल जो फिलॉसफी है
या जो किताबों में जो नाम दे दे के ये आता है, जैसे रैशनलिज्म अभी मैंने बात की, एग्जिस्टेंशियलिज्म, आइडियलिज्म, इस तरह की चीज, या ये कहना चाहिए कि प्रेगमेटिज्म, अगर उनको पढ़ के मैंने उसको ना पहली चीज तो स्टोरी टेलिंग होगी। अब जब तक आप किस्सा ही नहीं कहेंगे तो किस्सा सबसे पहली चीज है। अगर आप किस्सा नहीं कह सकते तो आप राइटर नहीं हैं। अब किस्सा कहने का जो ढंग आप निकालेंगे तो ये जो पूरी ये जो दुनिया है, पूरी जो कायनात है, इसमें आपको किसने रोका है? शेक्सपियर के बारे में ये कहा जाता था पहले, आज से 15-20 साल पहले, कि उसने कोई 10,000 या 8,000, आप बताएंगे अनिमा जी यहाँ बैठी हैं, कि उसने वर्ड क्वाइन किए हैं जो इससे पहले नहीं थे अदब में, जिसमें एक हर्पीज नाम का भी एक वर्ड है जो आजकल बड़ी मशहूर बीमारी है, हर्पीज, जो मतलब रेंगने वाली बीमारी है, बड़ी बहुत तकलीफ दे खाल की बीमारी है। लेकिन बात की रिसर्च ने जो इधर हुई है, मतलब ये जो मेटा क्रिटिसिज्म है, उसमें ये पता चला है कि वो वर्ड तो थे, ऑलरेडी क्वाइन नहीं किए हैं, लेकिन वो साहित्य से बाहर की दुनिया में थे। जैसे कुछ लॉ में थे, कुछ मेडिकल साइंस में थे, कुछ कहीं और थे, तो वो वर्ड्स वहां से लिए गए। यानी उसका जो विजन था वो इतना बड़ा था कि वो खाली ये नहीं कर रहा था कि शेक्सपियर बैठा हुआ सिर्फ क्रिस्टोफर मार्लो को पढ़ रहा था। अगर मैं यहाँ बैठा हुआ सिर्फ और सिर्फ जो हूँ वो एक किसी राइटर को पढ़ रहा हूँ, या 4 राइटरों को पढ़ रहा हूँ, या 4 थॉट पढ़ रहा हूँ, तो ये एक अधकच्चापन होगा, और जिसको कहते हैं कि लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतरा जान। अगर नीम हकीम है तो वो जान के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा करेगा। तो थॉट आते हैं, एक थिंकिंग वॉइस आती है। बुद्ध से मैं इम्प्रेस हूँ। वजूदियत का या अस्तित्ववाद का जो पूरा दर्शन है, वो ये बगैर जाने हुए कि दर्शन क्या है मेरे यहाँ आ जाता है, क्योंकि उसके लिए हमें किसी सार्थ और कामों की जरूरत नहीं है, उसके लिए इंसान का होना जरूरी है। इंसान जिसके सीने में दिल हो, क्योंकि अब दिल है कि दिमाग है, दोनों का फर्क खत्म होता जा रहा है हमारे जमाने में। तो अगर दिल है उसके पास दिमाग से अलग, तो अस्तित्ववाद को जानने के लिए सार्थ और कामों की महानता के बावजूद बहुत महान राइटर हैं, लेकिन देखिए कि उनको भी अपनी बात कहने के लिए उन्होंने एकेडमिक बुक्स भी लिखी। सार्थ ने किताब लिखी बीइंग एंड नथिंगनेस, लेकिन जब सार्थ ने अपना नावल लिखा नासिया, या पूरा कामों का मिथ ऑफ सिसिफस उनकी एकेडमिक बुक है, लेकिन जब वो लिखते हैं फॉल, जब वो लिखते हैं स्ट्रेंजर, जब वो लिखते हैं प्लेग, बात तो तभी बनती है। बात दार्शनिक लेखा जोखा करने से बनती नहीं है।